नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत में आरक्षण को लेकर के काफ़ी विवाद रहे हैं। प्रारंभ से ही जब से संविधान में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण का प्रावधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है, उसके बाद से ही एक तबके में आरक्षण को लेकर के आशंकाएँ हैं और उन्हें कहीं न कहीं भय है, संशय है कि यह आरक्षण उनके आगे बढ़ने में रुकावट पैदा करती है, बाधा उत्पन्न करती है, जिस कारण से वे प्रारंभ से ही आरक्षण के विरोध खड़े रहे हैं। आखिर क्या है सच्चाई जो आज वर्तमान में एक बहुत व्यापक स्तर पर आरक्षण को लेकर के बातें होनी शुरू हो गई है और आप जहाँ भी देखें वहाँ जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है, अर्थात जो अनारक्षित हैं, जो जनरल कैटेगरी के हैं, चाहे वे जिस भी पद पे हों, जहाँ भी हो, वहाँ से वे आरक्षण को खत्म करने के लिए आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं एवं तमाम तरह के दलीलें देते हैं। मैं कुछ मिथ्या को यहाँ दूर करने का प्रयास करूँगा क्योंकि वर्तमान जो परिस्थिति है, जो हालात है, यहाँ सोशल मीडिया काफ़ी हावी है समाज के ऊपर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग पीजी कर के और अपना वक्तव्य सोशल मीडिया पर देते रहते हैं, जो एक बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न करता है। तो मैं उस मिथ्या को, उस भ्रम को तोड़ने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम पहला जो भ्रम और मिथ्या है कि भारत इसलिए अविकसित है, इसलिए इतना पिछड़ा है क्योंकि यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। तो वहीं अमेरिका, जापान, चीन, ब्रिटेन, ब्राज़ील जैसे विकसित देशों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो यह घोर मिथ्या है और यह आपका भ्रम है। अभी जिस सोशल मीडिया पे आप किसी दूसरे का वक्तव्य सुन करके और यह विश्वास कर लेते हैं, तो तुरंत आपको गूगल में जा कर के और सर्च करना चाहिए। सिर्फ एक लाइन टाइप करना है कि अमेरिका में आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं, जापान में है या नहीं, चीन में है या नहीं, ब्रिटेन, ब्राज़ील में है अथवा नहीं। आपको समझ में आ जाएगा कि किसी न किसी रूप में प्रत्येक देशों में आरक्षण की व्यवस्थाएँ हैं। भले ही भारत में जातीय आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई हो, अन्य देशों में अन्य आधारों पर दी गई हो, लेकिन यह सत्य है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हों, चाहे वह अविकसित हों, विकासशील हों या फिर विकसित हों, सभी देशों में किसी न किसी रूप में आरक्षण की व्यवस्थाएं हैं। यह आपको मान करके चलना है। दूसरा सबसे बड़ा मिथ्या है कि फ्री का रबड़ी बंट रहा है लोगों को, इसलिए वे इसका महत्व नहीं समझ पा रहे हैं और फ्री के रबड़ी का उपयोग करके और अज्ञानी लोग, असमझ लोग, जिनके अंदर उतने बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है, यानी कि बुद्धिहीन लोग बड़े बड़े पदों पर काबिज हो जा रहे हैं, मेडिकल सेक्टर में चले जा रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में चले जा रहे हैं एवं अन्य जगहों पर जाकर के वो कचरा फैला रहे हैं, जिस वजह से भारत अब तक अविकसित है या विकासशील है। तो इस मिथ्या को भी दूर करने की आवश्यकता है कि आरक्षण का व्यवस्था या फिर जिसको आप फ्री रबड़ी कहते हैं, वह सिर्फ भारत में ही नहीं बांटे जा रहे हैं, बल्कि विश्व के पटल पर जितने भी देश हैं, चाहे वो अविकसित हो, विकसित हो, विकासशील हो, सभी देशों में फ्री की रबड़ियां बांटी जाती हैं और यह उन्हें दिया जाता है जो सदियों से पिछड़े होने का दंड झेल रहे हैं और सुविधाओं का मार झेल रहे हैं। उन्हें सरकार की तरफ से सुविधाएं मुहैया की जाती है ताकि उसके सहारे वे आगे बढ़ सके, मुख्य धारा से जुड़ सकें। और ऐसा कतई नहीं है कि जो फ्री का रबड़ी न ले पा रहे हों वे सभी योग्य हैं, सक्षम हैं, सभी सफल ही हैं, सभी बुद्धिमान हैं, विवेकशील हैं और सभी ज्ञानी ही हैं, बुद्धिजीवी ही हैं। और जो फ्री के रबड़ी लेकर के, आरक्षण लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वे सभी अज्ञानी हैं, बुद्धिहीन हैं, विवेकहीन हैं, अज्ञानी हैं, ज्ञानहीन हैं, सभी अकुशल हैं और सभी बुद्धिहीन हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यह बहुत बड़ा मिथ्या है। यदि ऐसा होता तो आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि संविधान निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भी स्कॉलरशिप उस समय के एक महाराजा के द्वारा दिया गया था और उसी स्कॉलरशिप के जरिए वो विदेश पढ़ने गए थे और वे विदेश से ज्ञान प्राप्त करके आए भारत में, तो उन्होंने संविधान लिख डाला, अर्थात संविधान की संरचना कर डाला और वही प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी रहे एवं उन्होंने कई अलग अलग दर्जनों डिग्रियां भी हासिल की। तो यदि फ्री के रबड़ी तो बाबा साहब को भी मिला था, लेकिन उन्होंने उसका सदुपयोग किया और वे आकर के आज संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, कई ऐसे स्कॉलर हुए हैं जो स्कॉलरशिप पर ही आगे बढ़े हैं और जो
नॉन स्कॉलर हैं या फिर जो जिन्हें स्कॉलर नहीं मिल पाता है, जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाता है, जो फ्री रबड़ी जिन्हें जो घोषित करते हैं वो नहीं उन्हें प्राप्त होता है, तो फिर उनके लिए वो खट्टा साबित हो जाता है। और वे भले ही अज्ञानी हो, विवेकहीन हो, बुद्धिहीन हो, लेकिन वे कोसते किसको हैं? तो जिन्हों को आरक्षण मिल पाता है, जिनको कुछ सुविधाएं मिल पाती हैं, कुछ व्यवस्थाएं अतिरिक्त मिल पाती हैं सरकार की तरफ से उन्हें। जैसे भारत में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जाता रहा है हमेशा, तो यह बहुत बड़ा भ्रम है, मिथ्या है। तीसरा है कि लोगों का ऐसा मानना है कि उनके द्वारा जो टैक्स दिए जा रहे हैं उस टैक्स पर ही गरीब गुरबा जो है, खास करके दलित आदिवासी, वे पलते बढ़ते हैं। उनको सरकार तरफ से सारी सुविधाएं उनके टैक्स के पैसा से इन्हें मुहैया कराया जाता है। तो यह भी एक भ्रम है, गलतफहमी है, मिथ्या है। आप सभी को यह समझना और सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। आज़ादी के बाद से अब तक भारत के जितने ही बड़े बड़े पद हैं या जितने ही बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, वो सारे लगभग उच्च वर्ग के लोग के ही हैं, जो अनरिजर्व मानते हैं खुद को, जो अनरिजर्व में हैं ही, जनरल कैटेगरी हैं, वही लोग अधिकांशतः हैं। और यह भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूरे विश्व में सबसे अत्यधिक भ्रष्टाचार यदि कहीं है तो वह भारत में है। और भारत में भी भले ही बदनाम नेतागण होते हैं, लेकिन सबसे अत्यधिक जो भ्रष्टाचारी होते हैं वे यहाँ के पदाधिकारी होते हैं, और बड़े बड़े पदाधिकारी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो दलित या आदिवासी या पिछड़े अति पिछड़े महादलित वर्ग से जो पदाधिकारी या प्रतिनिधि बन करके जाते हैं वे दूध के धोले हुए हैं। वे भी जाकर के वहाँ उसमें रम बजाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। और 100% ऐसा भी नहीं है कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन अधिकांशतः जो भ्रष्टाचारी हैं वो पदाधिकारी ही हैं। और अधिकांश बड़े व्यापक पैमाने पर जो भ्रष्टाचार होता है वो अधिकारी लेवल से होता है। नेतागण भले बदनाम होते हैं, लेकिन नेताओं से अत्यधिक अधिकारी लोग जो है भ्रष्ट होते हैं और वे घपले घोटाले करते हैं। अब आप पूरा आंकड़ा यदि देखें तो आप पाएंगे, यदि हम प्रतिनिधि का बात करें तो वार्ड सदस्य से लेकर के प्रधानमंत्री तक आज़ादी से अब तक सर्वाधिक संख्या में कौन हुए? तो जो अनारक्षित हैं, अनरिजर्व हैं और जो जनरल कैटेगरी के हैं। यदि हम अधिकारी लेवल में बात करें तो छोटे अधिकारी से लेकर के और पीएमओ के सेक्रेटरी तक सबसे अधिक संख्या में अब तक कौन हुए? यहाँ तक कि 99% वही लोग हैं। तो जब भारत में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, घपले घोटाले हो रहे हैं, जितना साल भर का बजट नहीं होता है देश का, उससे अधिक वे भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि जब बजट ही कम है तो भ्रष्टाचार उसी बजट में से करना है तो अधिक क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सिर्फ वो सरकारी बजट से ही भ्रष्टाचार क्यों थोड़ी करते हैं। केंद्र स्तर के जो बजट पास होते हैं वहाँ से भ्रष्टाचार करते हैं, राज्य स्तर से जो पास होते हैं बजट वहाँ से भ्रष्टाचार करते हैं। साथ ही आम पब्लिक के पैसे वो लूटते हैं घूसखोरी के तौर पर, कमीशनखोरी के तौर पर। तो यदि पूरे भारत का जो भ्रष्टाचार से पैसा वसूला गया है भ्रष्टाचार के रूप में, कमीशन, घूसखोरी, घोटालेबाजी के तौर पर, उसका यदि पूर्ण रूपेण वसूली हो जाए, आंकड़े निकल करके आ जाए, तो फिर सिर्फ उसी पैसे से भारत जो है वो 10 वर्ष आगे निकल जाए। तो किन लोगों के पास है? क्योंकि आप ही तो प्रारंभ से अब तक जनप्रतिनिधि बने हुए हो, आप ही तो पदाधिकारी बने हुए हो। अब आपने ही भ्रष्टाचार किया है, लूट खसोट किया है, तो किसके पास वो पैसा है? मेरा सिर्फ यह कहना है कि आप जो दंभ भरते हो कि आपके टैक्सेज के पैसे पर पल बढ़ रहे हैं पिछड़े अति पिछड़े दलित, महादलित, आदिवासी, तो यह मिथ्या है, भ्रम है। क्योंकि दलित, महादलित, आदिवासी, पिछड़े अति पिछड़े को कोई भी वस्तु उनको टैक्स फ्री नहीं उपलब्ध है। चाहे वो दवा हो, पुस्तक हो, पोशाक हो, रोटी कपड़ा मकान हो, उनके रोजमर्रा की ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जो भी वो खरीदते हैं मार्केट से, किसी भी छोटे से बड़े दुकानों से, तो उन सभी पर उनको टैक्सेस देने होते हैं। और इतना बड़ी संख्या है क्योंकि पूरे भारत में ऐसा माना जाता है कि लगभग 85% जो हैं वो कौन हैं? तो पिछड़े अति पिछड़े दलित, महादलित, आदिवासी हैं और 15% जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो आप सोचो 85% लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी की आवश्यकता पूरी करने के लिए और जिन जिन सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं वो सब मार्केट से खरीदते हैं, उन पर जो टैक्सेस देते हैं, क्या उससे अत्यधिक पैसा उनके ऊपर खर्च हो रहा है? उनके लिए जो योजनाएं तैयार की जाती है, उनके ऊपर जो खर्च करने हैं तो जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं सरकार की तरफ से, वो तो लूट खसोट हो जाता है बीच में ही। साथ ही उनकी योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच नहीं पाता है 100%। तो कौन खा रहे हैं? वो बीच में जो बैठे हुए प्रतिनिधि, पदाधिकारी जो उच्च वर्ग के हैं वे खा रहे हैं। तो फिर आप कैसे दम भरते हो कि आपके टैक्सेज के पैसे पर वो पल बढ़ रहे हैं? तो यह मिथ्या भी आपको दूर कर लेना चाहिए।
अब तो ये बात हो गई कि आपको जो मिथ्या बताया जाता है, समझाया जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो आप दम भरते हैं, तो यह आपके मन मस्तिष्क से निकल जाने चाहिए। अब है कि आरक्षण समाप्त हो जाने चाहिए, इसको लेकर के जो एक बहुत व्यापक स्तर पर अभी चर्चाएँ चल रही हैं, तो आखिर हम भी कहते हैं कि चलो आरक्षण बंद कर दो। मगर है, आरक्षण आप बंद कर दो, अच्छी बात है, लेकिन होना क्या चाहिए कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि आरक्षण जो दिया गया है, वह किन्हें दिया गया है? जिनको आप सदियों से पिछड़ा बना करके रखे हैं। वो आपने बना करके रखा है, आपके पूर्वजों ने बना करके रखा है। अब होता है कि पूर्वजों, आप खुद स्वीकार करते हैं कि चलो ठीक है, आपके पूर्वजों ने वैसी गलतियाँ की, तो फिर उसका दंड आपको नहीं मिलना चाहिए। अच्छी बात है, मैं भी कहता हूँ। लेकिन आपके पूर्वजों के द्वारा जो भी संसाधन मिला है आपको विरासत में, उसका उपभोग तो आप ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप उन गरीब गुरबों में, उन पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी में आपने बाँट दिया, वैसा नहीं है, पहला चीज़। दूसरा कि आप यदि कह रहे हो कि कंपटीशन जब है, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो या फिर प्रवेश परीक्षा हो, तो फिर आरक्षण जो दिया गया है उसमें एक अनरिजर्व्ड वाला 1000 में 900 ला करके नहीं कर पाता है और रिजर्व्ड वाला 1000 में 300 ला करके सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर कंपटीशन का मायने क्या रह गया? चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आप 1000 में 900 अंक जो आपने लाया, आप किन सुविधाओं में पढ़े लिखे? किस प्रकार के परिवार में आपका भरण-पोषण हुआ? किस माहौल और वातावरण में आप अब तक जीवन गुज़र किए? आपको मार्गदर्शन देने के लिए पढ़े-लिखे आपके गार्जियन थे, पूरा समाज था। आप हर सुख-सुविधाओं में आपने जिया, हर प्रकार के आपको सहूलियतें प्रदान की गई और आप उस अनुरूप आगे बढ़े, तो आप 1000 में 900 लाने में सक्षम हुए। लेकिन आपके ही जैसा दूसरा हाथ-पैर वाला व्यक्ति वो 1000 में 300 ही लाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सारे सुविधाएँ नहीं मिल पाएँ जो आपको मिला। तो अब प्रारंभ से होना क्या चाहिए कि सारे निजी विद्यालय बंद कर दो, सारे कोचिंग संस्थान बंद कर दो। सरकारी विद्यालयों में ही प्रत्येक भारतीयों को पढ़ने के लिए बाध्यता और अनिवार्यता होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो। अन्यत्र जगहों पर कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं करेगा। यानी कि आपका एक फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, जो वो सबके लिए समानांतर होना चाहिए। प्रारंभ से ही एक ही साथ सब पले बढ़ेंगे, एक ही जैसा सब शिक्षा प्रदान करेंगे, प्राप्त करेंगे, तभी जा करके ना एक जैसे प्रतियोगी परीक्षा में एक जैसा व्यवहार उनके साथ होगा। लेकिन आप यहाँ पे तो सारे सुविधाएं लेकर के आगे बढ़ जाते हैं, आपके पास पैसा था, आप बड़े निजी विद्यालयों में जाकर के आप पढ़ते हैं गुणवान शिक्षकों से, और वहीं एक पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी का बच्चा सरकारी विद्यालयों में असुविधाओं में पढ़ता है, उसको बैठने के लिए भी सही से जगह नहीं है, वहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वे गुणवान नहीं है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं ढंग से। साथ ही यदि जो गुणवान भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं वो पढ़ाने की लालसा भी रखते हैं, तो उनको सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं मुहैया नहीं की जाती है, सारे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। वहाँ पे जो सरकारी विद्यालय का माहौल है, जो वातावरण है, वह उस अनुरूप नहीं है। सरकार जो निजी विद्यालयों में है उससे तुलना में सरकारी विद्यालय आपको मतलब जितना भी तुलना किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो बहुत निम्न है, बहुत निम्न है। साथ ही जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी के, वो जिस बस्ती में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ भी अभी साक्षरता नहीं है, शिक्षित नहीं है उनके परिवारजन, परिजन, उनके माता-पिता, मार्गदर्शन देने वाला उनको कोई नहीं है, उस प्रकार से उनको माहौल नहीं मिल पाता है, उनका गाँव बस्तियों का भी उत्तम विकास नहीं हो पाया है, सड़कें नहीं है वहाँ, बिजली नहीं है वहाँ, पानी नहीं है वहाँ, असुविधाओं में रहते हैं वे। उनको पोषक आहार नहीं मिल पाता है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हैं जितना कि आप स्वस्थ हैं। तो हर तरह से वे दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए इस प्रकार के आरक्षण दिए जाते हैं। अब ये तो हो गई बात कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हैं आप, शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ हैं आप, सामाजिक रूप से मजबूत हैं आप, तो आप 1000 में 900 अंक लाने में सक्षम हो पा रहे हैं। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, आदिवासी, वह न आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, न शैक्षणिक रूप से सुदृढ़ है, न ही सामाजिक स्तर से मजबूत है, तो इसलिए उसको लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए और आरक्षण की व्यवस्था दी जाती है। अब ये बात हो गई। अब आप कहेंगे कि 1000 में 900 अंक लाने वाला अधिक निपुण होगा कि 1000 में 300 अंक लाने वाला अधिक निपुण होगा।
तो देखिए, अंक में किसी के बुद्धि और ज्ञान को सिमट नहीं सकते हैं। एक कागज के टुकड़े में किसी के ज्ञान और बुद्धि को नहीं सिमटा सकते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 1000 में 300 अंक जो लाया वह निपुण अपने कार्य में नहीं होगा, और आप 1000 में 900 ले आए तो आप अपने कार्य में निपुण हो जाएंगे। यदि ऐसा ही होता तो आज आज़ादी के 75 वर्ष हो गए। आप पूरे आंकड़े उठा करके देख लें, जितने भी सरकारी संस्थान हैं, कार्यालय है, जितने भी समरणालय है, सचिवालय है, न्यायालय है, जितने भी सेक्रेटरिएट हैं, जितने भी पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए जो सलाहकार हैं, सचिव हैं, जितने भी अलग अलग राज्यों के सीएमओ ऑफिस में बैठे हुए सचिव और सलाहकार हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, एसीएस हैं, या जितने भी माननीय जिला कोर्ट, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जितने भी वकील हैं, जज हैं, तो फिर आज इतना भारत पीछे क्यों रह गया? इतनी ही काबिलियत थी आप में तो इतना क्यों पीछे रह गया? कॉलेजिएट सिस्टम में तो उस तरह से कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है कोर्ट में जज बनने के लिए, वकील बनने के लिए। तो आप जब इतने ही काबिल थे तो आज लाखों लाख की संख्या में क्यों दलीलें लंबित हैं? क्यों नहीं आप आता है और तुरंत उसको फाइनलाइज करके और जो आरोपी है, दोषी है, उसको सजा दे देते हैं, जो निर्दोष है उसको बरी कर देते हैं? आप इतना ही काबिल थे तो सोचने वाली बात है ना। आप इतना ही काबिल हैं तो क्यों नहीं आप प्रत्येक राज्यों को विकसित कर दिया स्टार्टअप ला करके? क्यों नहीं आप स्टार्टअप लाते हो? ज़्यादा काबिलियत है और निम्न वर्ग के लोग में काबिलियत नहीं है तो आप वर्कर के तौर पर उनको रोजगार दे देते हो? क्यों नहीं ऐसा करते हो आप? सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है। तो यह जो आरक्षण को लांछन बनाना कि उसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, यह आपके दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क में भ्रम है। और 1000 में 900 अंक ला करके आप सरकारी के पीछे क्यों भाग रहे हो? आपके अंदर इतना ही टैलेंट है, काबिलियत है, तो फिर आप प्राइवेट की ओर भागो ना। प्राइवेट में तो आरक्षण नहीं है। आप जाओ, जा करके क्योंकि आप आर्थिक रूप से ही मजबूत हो तो आप जा करके वहाँ पे अत्यधिक खर्च करके अच्छा पढ़ाई करो। क्यों आप सरकारी संस्थानों में जा करके एमबीबीएस करना चाहते हो? प्राइवेट से आप एमबीबीएस कर लो, आप तो उच्च वर्ग के हो, आपके पास आर्थिक सुदृढ़ीकरण है, मजबूती है, आप खर्च कर सकते हो। छोड़ दो ना पिछड़े दलितों, महादलितों, आदिवासियों के लिए, जो गरीब गुरबा बेचारे हैं, उनके पास पैसा नहीं है तो सरकारी संस्थानों से जा करके पढ़ेंगे। आप दूसरी चीज़ की आप बोलते हो कि सरकारी संस्थानों में आरक्षण वाले भरे पड़े हैं तो उनके अंदर गुणवत्ता नहीं है, तो पढ़ाने वाले भी तो वही होंगे ना। पढ़ाने वाले तो वही होंगे ना। तो फिर पढ़ाने वाले जब वो हैं तो फिर आप उनसे क्यों पढ़ना चाह रहे हो भाई? सरकारी संस्थानों में जाकर के, सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में जाकर के आरक्षण से जो शिक्षक, प्रोफेसर बने हैं उनसे आप क्यों पढ़ना चाह रहे हो? दूसरा चीज कि यदि आपके लोग वहां पे हैं शिक्षक और प्रोफेसर के तौर पर, फैकल्टीज के तौर पर, तो जब आपके लोग से एक दलित, महादलित, पिछड़े, आदिवासी लोग, कोटे वाले जब लोग जाएंगे, भले ही वे 1000 में 300 अंक ला करके ही वहां प्रवेश पाते हो, तो फिर आपके लोग जब काबिल लोग वहां पे बैठे हुए हैं तो इनको काबिल नहीं बना देंगे? काबिल बनाना देंगे जी। अब नीट का परीक्षा कोई दे करके आरक्षण से प्रवेश पा लिया तो ऐसा थोड़ी है कि वह डॉक्टर ही बन ही गया। 4 साल तो आप ही के लोग वहां पे प्रोफेसर और फैकल्टी के तौर पर होंगे ना, तो उन लोग 4 साल में उसको काबिल नहीं बना देंगे? वो अच्छा डॉक्टर बन करके नहीं निकल जाएगा? सोचने वाली बात है। तो यह सब जो भ्रम है, यह मिथ्या आपको दूर कर लेना चाहिए। अब है कि आरक्षण, तो क्या आपको लगता है कि आरक्षण पिछले 75 वर्ष से ही देश में है? सदियों से चला रहा आरक्षण से जिनको लाभ मिलते रहे हैं उससे उनको परेशानी नहीं है, लेकिन 70 वर्षों से जो भारत में आरक्षण लागू हुआ है उससे यदि लाभ किसी को मिल पा रहा है, जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको समस्या हो रही है। 100% भारत में पूजा पाठ, हवन, यज्ञ कराने के लिए आरक्षण सदियों से किसे प्राप्त है? 100% कूड़े कचरे बीनने, गटर साफ करने, नालियां साफ करने, किसी का मैला सर पर ढोने के लिए आरक्षण आपने किसको दे रखा है? तो क्यों नहीं, जब आप बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होने चाहिए, चलो अच्छी बात है, तो एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब राजपूत, एक गरीब भूमिहार, एक गरीब बनिया, क्यों वह कार्य नहीं कर सकता है जो एक गरीब दलित, महादलित, आदिवासी कार्य करता है? क्यों एक गरीब सफाई कर्मी नहीं, एक गरीब ब्राह्मण सफाई कर्मी नहीं बन सकता है? गटर साफ करना नहीं बन सकता है? एक गरीब नाले साफ करना नहीं बन सकता है? सर पर मैला ढोना नहीं बन सकता है? क्यों? यह समझा दो हमें। क्यों एक आप बोलते हैं कि ब्राह्मण संस्कृत जानते हैं, पढ़े लिखे, इसलिए पूजा कराते हैं, तो क्यों आज कल तक नहीं थे, आज तो हैं, बहुत ऐसे प्रकांड विद्वान हैं,
जिनके पास ओहदे दर्जे का ज्ञान है, उनके पास बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, विवेकशील हैं। तो वैसे पिछड़े अति पिछड़े दलित, महादलित, आदिवासी को क्यों नहीं आप बैठा देते हो बड़े बड़े मंदिरों में? सीधी सी बात है, क्यों? जब आप यहाँ प्रवेश परीक्षा में आपको समस्या आरक्षण से, भर्ती में आपको समस्या आरक्षण से, तो फिर जिस प्रकार से यहाँ कंपटीशन होते हैं उसी प्रकार से मंदिरों में पुजारी बनने के लिए भी कंपटीशन तय करो, और वहाँ भी पुजारी वही बनेगा जिसके अंदर ज्ञान होगा। वहाँ भी टेक्स्ट लो, वहाँ भी इंटरव्यू लो। हो सकता है कि पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित, आदिवासी के पास भी उन ब्राह्मणों से अत्यधिक नॉलेज हो और वे वहाँ क्वालिफाई कर जाए, वो पंडित बन जाए। पढ़ा लिखा को पंडित कहते हैं ना, पढ़ा लिखा को विद्वान कहते हैं ना। तो क्यों इस सिस्टम को आप समाप्त क्यों नहीं करना चाहते हो जो सदियों से आ रहा है? सीधी सी बात है ना। दूसरी चीज कि भारत आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी सबको मिली, यानी कि भारत के संपत्तियों पर, भारत के सुख सुविधाओं पर यहाँ के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होना चाहिए। तो फिर आज़ाद भारत में भी आपके पास अत्यधिक संसाधन क्यों रह गए, और जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित, महादलित, आदिवासी हैं उनके पास वो संसाधन क्यों नहीं जा पाए? सीधी बात है, बंटवारे कर देने चाहिए थे। दूसरी चीज कि आपको आज कष्ट हो रहा है ना, आपको लग रहा है ना कि इनको आरक्षण दिया गया है, इस वजह से आपके बच्चों का नहीं हो रहा है, आपको नहीं हो रहा है। आप सोचो 70-75 साल में ही इस कष्ट को झेलते हुए आप इतना उग्र हो गए, उतावले हो गए कि आप इस आरक्षण को खत्म करने के लिए मांग कर रहे हैं। आप इसको देश के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, आप इसको नासूर बता रहे हैं। आप समझो कि जबकि आपके पास सारे संसाधन हैं ऑलरेडी, रोटी कपड़ा मकान की यदि बात किया जाए तो उसके लिए आप भूखे मर नहीं रहे हो, रहने के लिए आपके पास छत है, पहनने के लिए कपड़ा है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि कोटे वालों की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि यह सरकार की नाकामी है, सरकार की असफलता है। आप में यदि टैलेंट है तो सरकार उतने व्यापक स्तर पर भर्तियां लाए कि आप सभी टैलेंटेड लोगों का वहां भर्ती हो जाए, क्योंकि 100 सीट में आपके पास अत्यधिक है, इनको 49.5 ही है ST SC OBC के पास, और आपके पास 50.5 आपके पास है। और आप आरक्षण का विरोध करते करते खुद ही आरक्षण ले लिए EWS। तो जब आरक्षण का विरोधी थे, आरक्षण समाप्त करना चाहते, तो फिर EWS आपने क्यों लिया? सीधी सी बात है। EWS जब आपको दिए जा रहे हैं तो उस समय आप नकार देते कि नहीं हमको चाहिए, हम आरक्षण विरोधी, आरक्षण समाप्त करो, EWS क्यों दे रहे हो? तो क्यों आपने लिया EWS? और आप EWS में क्या जो उसका नीति नियम है, क्या उस अनुरूप ही आप EWS में जाकर के फाइट करते हो? नहीं, आप एकदम सक्षम हो, बिल्कुल सक्षम हो, आपके पास लाखों की संपत्ति है, कई कई बीघा जमीन है, रहने के लिए 3 तला मकान है, घूमने के लिए 4 व्हीलर है, बावजूद इसको आप EWS बनवाते हो, क्योंकि बहुत अधिक EWS बनवाने के लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ता है, कोई CO जांच फांच करता नहीं है, और आप बनवा करके EWS से फाइट करते हो, फिर नौकरी लेते हो। और EWS की जो कट ऑफ अधिकांशतः देखा गया है वो OBC से कम होता है। अब बिहार के शिक्षक भर्ती में ही देखो ना, आप जब कहते हो कि ये कोटे वाले हैं, कम अंक ला करके अत्यधिक काबिल नहीं हो सकते हैं, युवा का कट ऑफ अधिक होता है, वो अधिक अंक ला करके नौकरी पाते हैं, इसलिए वो अधिक काबिल होते हैं, तो फिर आप एक उदाहरण से समझ लो कि यदि ऐसे ही काबिलियत तय करने हैं तो फिर EWS में भी आप ही के लोग हैं ना साहब। EWS में ब्राह्मण है, EWS में राजपूत है, EWS में भूमिहार है, EWS में बनिया है, EWS में अन्य जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं वो हैं। तो EWS का कटअप OBC से कम होता है। तो क्या EWS से जो फाइट करने वाले लोग हैं, EWS कैटेगरी से जो नौकरी प्राप्त करने वाले लोग हैं, प्रवेश पाने वाले लोग हैं, क्या OBC से वो कम काबिल हैं, OBC उनसे अत्यधिक काबिल हैं? इससे तो यही साबित होता है आपके अनुसार, आप जो तर्क दे रहे हैं। साथ ही शिक्षक भर्ती में देखा गया कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के फीमेल हैं उनका कटअप जो OBC है उससे कम रहा, EWS का भी उससे कम रहा। मतलब कि अनरिजर्व फीमेल भी OBC से कम काबिल हैं, और EWS वाले भी, जिसमें जनरल कैटेगरी के ही लोग हैं, वे भी OBC से कम काबिल हैं। यदि अंक के आधार पर काबिलियत तय करना हो तो फिर आपके अनुसार तो यही होता है ना। सीधी सी बात है, सोचने वाली बात है ना। तो क्यों आप ऐसा कर रहे हो? तो काबिलियत, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि काबिलियत को अंकों के आधार पर तय नहीं किया जा सकता, काबिलियत को कागज के टुकड़े में हम नहीं सिमट सकते हैं। बहुत अत्यधिक काबिल परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं, और जिन पर उम्मीद नहीं होती है वो भी परीक्षाओं में अव्वल अंक ला करके आगे बढ़ जाते हैं।
और आप सबके सामने यह उदाहरण है, हमारे आपके सामने उदाहरण है। भारत का शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, यह किसी से बचा हुआ नहीं है कि 10th का परीक्षा, इंटर का परीक्षा में कितनी पारदर्शिता होती है, यहाँ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस प्रकार से करवाए जाते हैं, बीएड डीएलएड यहाँ किस प्रकार से होते हैं, प्रवेश परीक्षाएं, भर्ती परीक्षाएं जो हो रही हैं कितना पारदर्शी तरीके से हो रहे हैं। अब उसमें जो भी गलत करने का प्रयास करता है, अब 10 लाख दे करके कोई शिक्षक बनने का प्रयास कौन करेगा? जिसके पास 10 लाख होगा, जिसके पास जमीन होगा वो बेच करके देगा, जिसके माँ के जमीन होगा, जेवर होगा वो बेच करके देगा। तो पिछड़े आदिवासियों के पास कहाँ है, दलितों के पास कहाँ है कि वो देंगे 10 लाख रुपया? 1 करोड़ रुपया दे करके जो अधिकारी बन रहे हैं, वो 1 करोड़ रुपया देने के लिए किसके पास है? आप ही के पास ना है साहब। जमीन बेच के दोगो बाप बोला या माँ का जेवर बेच को देंगे, आप ही के पास न है कि ये गरीब गुरबा जो दलित महादलित आदिवासी हैं उनके पास है। सीधी सी बात है। तो कहाँ आप आरक्षण आपको आड़े नहीं आ रहा है। और पूरे भारत में जितने जॉब्स हैं उसमें 1% तो सरकारी जॉब है, 99% तो खुला हुआ है। आप जाओ वहाँ पे, आपके अंदर काबिलियत है, आप बॉलीवुड में जाओ, भोजपुरी में जाओ, दक्षिणी क्षेत्रों में जा करके नर्तकी बनो, सिंगर बनो, नायक बनो, आप वहाँ पे जा करके जो भी कलाकार बनना है बनो। उसके बाद आप सरकारी संस्थानों को छोड़ करके प्राइवेट कंपनियों में जाओ और वहाँ पे आप कंपनी का मैनेजर बनो, जनरल मैनेजर बनो, सेक्रेटरी बनो, वहाँ सुपरवाइजर बनो, वहाँ का सुपरिटेंडेंट हेड बनो, वहाँ का डिपार्टमेंट हेड बनो, सीईओ बनो। जाओ स्टार्टअप करो, आपके अंदर बहुत काबिलियत है, धन दौलत भी है, आप स्टार्टअप करो, क्यों सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हो? सीधी सी बात है। तो यह जो आपके अंदर मिथ्या है, भ्रम है कि आरक्षण की वजह से आपका नहीं हो पा रहा है, आप अपने ज़मीर में झांक करके देखें कि वास्तविकता यह नहीं है कि आरक्षण की वजह से आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि आरक्षण 50% से भी कम है पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, महादलितों, आदिवासियों को 50% से अत्यधिक आप ही के पास है। तो 50% पर ही हो जाएंगे ना, 50% आपके लिए है तो आप जाओ वहाँ पे, सीधी सी बात है।